खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ है मेरे को होस्ट मियाँ शाहिद साहब। कुछ खबरें और फिर आप मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाएंगे। एक भारत के वो बाशिंदे थे जिन्होंने यानी फ़िलहाल तो खैर करंटली तो ज़ाहिर है वो ऑस्ट्रेलियन नेशनल थे, मगर भारतीय नजाद आप उन्हें कह सकते हैं, वो हिजरत करके वहाँ गए थे। तो इस हवाले से अभी ऑस्ट्रेलिया के ये कहा जा रहा है कि अभी खुल के ऑस्ट्रेलिया नाम नहीं ले रहा है, मगर अब ये उनकी नेशनैलिटी जो है वो कोई राज की बात नहीं रहेगी। अभी देखना ये है कि इसके पीछे क्या कोई इंडिविजुअल टेरर एक्ट है, पर्सनल मोटिवेशन थी, या कोई ये एक वाज एन आउटकम ऑफ अ वेरी जो वेल थॉट आउट प्लानिंग। इस पर हम बात करेंगे और साथ साथ बात ये भी करेंगे कि दुनिया भर में ये वाक़यात तेज़ी से बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अफ़गान जो नेशनल जहाँ आबाद हैं वहाँ उनको वहाँ से कुछ एक ये तस्वर आ रहा है कि शायद उनको निकाला जाएगा या कम से कम उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, क्योंकि क्वाइट रिसेंटली जितने वाक़यात हुए हैं उसमें हमें अफ़गान नेशनल जो है इट माइट बी अ कोइंसिडेंस, लेकिन बहरहाल दूसरे मुल्क के हवाले से क्या बात करेंगे। और फिर एक क्वाइट रिसेंटली एक रिपोर्ट आ गई है, एक बरतानवी दिफाई जरीदा है, उसमें ना सिर्फ ये कि उन राफेल तैयारों के नंबर दे दिए, शनाख्त दे दी है, बल्कि उनके गिरने की तस्दीक भी कर दी गई है। चुनांचे आई थिंक इट्स नॉट एनी इस पर कोई कंट्रावर्सी अब होनी नहीं चाहिए। मैशत के ज़िमन में हम देख रहे हैं कि सोना कल परसों जो है वो 10,000 कितना उसकी कीमत बढ़ गई। डॉलर के हवाले से देख रहे हैं वो मुश्किल में है, एक मैशत के ज़िमन में एक मुश्किल ज़माना है। और उसके साथ साथ बानी PTI से मुलाकात ना करवाने का फ़ैसला, मकामी तौर पर जो एक कन्फ्रंटेशनल माहौल है वो जारी और सारी रहने की यानी एक तवक्को की जा रही है। हमारे साथ मौजूद है जनाब एयर वाइस मार्शल साहब, रिटायर्ड साजिद वहीब साहब, डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब साबिक़ सफ़ीर हैं। बहुत शुक्रिया मौजूद मेहमानों का। साजिद वहीब साहब, पहले तो मैं आपसे इसी हवाले से आता हूँ, ये आपको क्या लगता है कि ये इस तरह की जो मैस किलिंग है, वैसे तो हम अमेरिका में देखते हैं कि जो मैस किलिंग है इट इज़ अ रूटीन मैटर, और वो यही समझा जाता है कि इंडिविजुअल जो समाज पे प्रेशर आ रहा है, मईशत का प्रेशर आ रहा है, या लोग अपनी हुकूमतों से खुश नहीं हैं, तो वो उनकी दिमागी कुछ कैफियत ऐसी हो जाती है। अमेरिका में हर दूसरे तीसरे दिन किसी स्कूल में हमें ऐसा वाक़या नज़र आता है, बड़ा अफसोसनाक है, और अब ये ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ। इसको आप कैसे देखते हैं हबीब साहब? ये जो वाक़या है ये इंडिविजुअल मोटिवेशन ऑफ टू पर्सन्स थी, एक बाप बेटे की, या इसके पीछे आप समझते हैं कोई डांडे दूर जाकर मिलते हैं? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस जनाब साजिद हबीब साहब? जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ये जो इंसिडेंट हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया में, मैं समझता हूँ कि ये एक इनफरादी अमल है इन दोनों लोगों का, बाप बेटे का। पहली बात तो जैसे हम कहते हैं कि टेररिस्टों का कोई वतन नहीं होता, लेकिन कुछ वतन होते भी हैं, जैसे भारत है, जैसे आजकल अफगानिस्तान है। लेकिन ये, या जैसे आपने जिक्र किया अमेरिका में जो है उसकी मल्टीपल रीजन हो सकती हैं, सोशल मीडिया वगैरह जो अमेरिका में होता है। लेकिन इसको अगर आप देखें तो जिस तरह के वहाँ पे यहूदी अपना एक त्यौहार मना रहे थे, और वो सारा जो मेजॉरिटी वहाँ पे उस वक्त बॉन्डी बीच के ऊपर थी उनकी थी, तो ये एक इनफरादी अमल लगता है। जो हो सकता है कि गजा में जो कुछ हुआ उसकी वजह से इन बाप बेटे के जहन में जो ये एक लावा पड़ता रहा और उसके बाद उन्होंने किया। और तो मेरी ज़ाती राय में ये इनफरादी अमल है, इसमें किसी स्टेट के मुलव्वस होने का। लेकिन ये कि आप ये देखिए कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कितनी कोशिश की गई कि अभी ये इंसिडेंट हुआ तो जिस तरह पहलगाम का स्ट्रेट अवे पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया, इसी तरह इंडियन और इजरायली मीडिया ने फौरन प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ कि ये पाकिस्तानी निजात है। तो वो तो थोड़ी देर बाद वो जिसका नाम ले रहे थे उस शख्स ने आके अपने आप को बता दिया, फिर उसको थ्रेट्स भी दिए गए। लेकिन ये भी टेररिज्म की एक किस्म है कि आप एक वाक़े को, जो इन माय ओपिनियन एक इनफरादी अमल है दो बाप बेटे का, उसको आप एक स्टेट के साथ जोड़ के ये दो मुल्क प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ताकि इसके ऊपर जो एक प्रेशर है। देखो दोनों को एक तरह से मार तो पड़ी है, ईरान से मार पड़ी है एक हद तक इजराइल को, और भारत के साथ जो हुआ है वो तो हमने देखा ही है। तो ये भी एक नुक्ता नज़र है जिसको दुनिया को देखना चाहिए। लेकिन और एट द सेम टाइम ये दुनिया के सामने जिसको कहते हैं कि इनका ये प्रोपेगेंडा नंगा होता है और इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी नीचे जाती है।
और जो डेफिनेटली गई है कि कुछ ही ना ऑस्ट्रेलियन ने कोई ऐसी बात कही, ना किसी और मीडिया ने, इन दो ने कही। तो मैं यही कहूंगा कि मेरी राय में ये इनफरादी अमल है और जिसका फायदा उठाने की इन दोनों ने की, और फिर अगेन इस प्रोपेगेंडा में, सोशल मीडिया में भारत को मुंह की खानी पड़ी। जी डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, मेरा आपसे सवाल होगा, अभी एयर मार्शल साहब फरमा रहे थे कि ये इनफरादी अमल जो है वो लगता है, लेकिन जिस तरह भारत की जानिब से, इजराइल की जानिब से और अफगान मीडिया की जानिब से जो है बाकायदा तौर पर इस पर प्री प्लान्ड जो है वो प्रोपेगेंडा किया गया और पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की गई, और बाद में ये निकला कि वो शख्स भारतीय गुजरात तेलंगा से उसका ताल्लुक था और वो शख्स जो है वो फिलिपाइन में गया, वहाँ उसने ट्रेनिंग ली, वापस आया, गन क्लब का वो मेंबर था, मशकूक सरगर्मियाँ पहले भी थी। तो क्या इससे भारत जो है वो जिस तरह पुष्टपराई करता है दहशतगर्दी की और जिस तरह वो दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी में मुलव्वस है, वो दहशतगर्द मुल्क जो है वो तो साबित हो चुका है। तो इस वाक़े के बाद क्या भारत को ये जो उसके सफारती मामलात हैं उसमें कोई बहुत नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है? इसको कनेक्ट किया जाए, जिस तरीके से भारत मार्का हक से लेके कराची फतह कर गया, लाहौर के समंदरों पर पहुंच गया, इस तरह के मामला से इसको कनेक्ट करना चाहिए, तब जाके उसकी हजीमत में इजाफा होगा, वरना तो वो ढिठाई पर अपने तौर पर जारी रहेगा। 2019 में से इस शख्स पर जो अटैकर था मोंडी बीच पर, उस पे सर्विलेंस जारी थी, ये बात मंजर आम पर आ चुकी है ऑस्ट्रेलियन पुलिस की तरफ से, लेकिन उसको खतरनाक नहीं समझा गया था उस वक्त। और उसके अलावा कोई पहला वाकया नहीं है, मेलबोर्न में हुआ जिसमें एक आदमी ने इसी तरह एक टेररिस्ट एक्टिविटी की थी, बरूके स्ट्रीट में स्टैबिंग की, इसी तरीके से ये पर्थ में हुआ और जगहों पर हुआ। तो वो सिलसिले ये क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन के तहत ये ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन की वजह से, जिस तरह के पहले जिक्र हुआ कि इसमें बहुत सारे अवामिल हैं, लोग अपने आप को अलाइन करते हैं गाजा के मैसेकर से, कुछ मोटिवेशन हासिल करते हैं, कुछ बाकी जगहों से ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन वाले वो उस लिटरेचर को देख के करते हैं। तो ये तमाम चीजें अगर देखा जाए तो भारत को तो एक किसी के लिहाज से भी वो पहले ही, जैसे मेरा ख्याल है पहला फायर हुआ और पहले ही मुख्तसर से टाइम में भारत की तमाम मीडिया जो है शुरू हो गए इस बात पर कि पाकिस्तानी निजात और पाकिस्तान की तरफ उंगलियां उठाना शुरू की। इससे बिल्कुल उनको ये एक ट्रेंड बन गया है भारत में। जिस तरह मार्का हक के जमाने में भारत की मीडिया ने जिस अंदाज में अपने आप को पेश किया, तो इसमें यकीनन कोई उनकी जियोपॉलिटिकल एडवांटेज इस पे नहीं मिलेगी, क्योंकि दुनिया के सामने बड़ी आया है बात। रहा सवाल कि एक नौखेज जहनों को ये मुतासिर कर सकता है इब्तदाई तौर पर ऐसी खबरें आने के लिए, तो उसका तोड़ क्या है? देखिए, इंडिया तो एक्सपोज हो चुका जब 700 के करीब इन्फो लैब को यूरोप में चला रहा था और 100 मुल्कों पे उसने अपने ऑपरेशन किए हुए थे यही प्रोपेगेंडा के। तो जब वहां से पकड़ा गया, वहां से बिस्तरा लपेटा, तो अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी को उसने बंद तो नहीं किया, उसने अपने आप को जारी रखना है इसी तरीके से। ये और बात है कि इस किस्म के मामलात में उजलत की वजह से उनको हजीमत उठानी पड़ रही है। अब रहा सवाल कि ये बाप बेटे दोनों जो थे, ये जब फिलीपीन गए, और ये भी पहले ही चंद घंटों में खबरें आना शुरू हो गई, और फिलीपीन के ही एक स्पोक्स पर्सन है जो उनके बॉर्डर कंट्रोल के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने इस चीज पर बयान दे दिया कि ये आए थे फिलीपीन में और फिलीपीन में इंडियन पासपोर्ट पर उसका बाप आया था, क्योंकि बेटा पैदा उधर हुआ है तो इस वजह से उसके पास ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट था। तो साजिद अकरम का तो बिल्कुल वाज़ेह बात शुरू से थी कि उसके पास इंडियन पासपोर्ट था, और अब भी जो वो रह रहा था ऑस्ट्रेलिया में, और अब भी अपने मरने से पहले तक जो रह रहा था उसका था, तो वो रेजिडेंट रिटर्न वीजा पे रह रहा था, इंडियन शहरी के तौर पर रह रहा था ऑस्ट्रेलिया। यही चीज लेकिन मार्शल साहब मैं आपकी तरफ ले जाऊंगा सर। ये जो अभी जमील अहमद खान साहब ने इस चीज़ का इजहार किया है, इस बात का इजहार किया है कि जो इंडियन मीडिया है ख़ास तौर पे और इजरायली मीडिया है, उन्होंने पहले फायर पर ही पाकिस्तान पर इल्ज़ाम जो है वो लगाना शुरू कर दिया। कि हिस्ट्री रही है सर कि जो इंडिया है
वो तमिलनाडु जो है उनको बाकायदा तौर पर उनका तमिल जो बागी हैं उनकी हिमायत करता रहा है, और कनाडा में उन्होंने जो दहशतगर्दी कराई, अमेरिका के अंदर जो है वो उनके गैंग पकड़े गए, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बाकायदा करा रहा है जिसके सबूत हैं। अब सिडनी के अंदर जो है वाकया हुआ है, अगर ये साबित हो जाता है, जो कि साबित हो चुका है कि वो भारतीय नियाद है, भारतीय इंडियन पासपोर्ट पर जो है वो बाहर जाकर ट्रेनिंग ली है, तो क्या इस तरह के वाकयात दुनिया के सामने हैं तो भारत को दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर किया जा सकता है? सर जी जी साजिद साहब, गेस्ट की आवाज नहीं आ रही। जी जी, जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा, बिल्कुल अगर ये कड़ियां मिलाई जाए तो बिल्कुल किया जा सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तो सिर्फ भारत लगाता है, वो पहलगाम का हो, बालाकोट का हो, वो जो पुराने उससे पहले वाकयात हुए, मुंबई वाले वाकयात हुए, भारत पाकिस्तान के ऊपर तो किसी और मुल्क ने दहशतगर्दी का इल्ज़ाम कभी नहीं लगाया। अफगानिस्तान भी कभी नहीं कह सका जो हमारे ऊपर पूरी दहशतगर्दी भारत के थ्रू करवा रहा है। लेकिन जैसे आपने कहा, भारत के ऊपर तो बाकायदा अमेरिका ने और बाकायदा ट्रूडो ने, जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ऑफिशियली एज ए स्टेट उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि भारत की जो एजेंसीज हैं वो दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। तो बिल्कुल अब बस वो बात वही होती है कि मफादात। अच्छा साजिद साहब, सॉरी मैं इंटरजेक्शन कर रहा हूँ आपसे, माफ़ी चाहता हूँ। मैं एक और एंगल से आता हूँ, और वो ये है कि ये तो ठीक है कि हर वाकया, चाहे इंडिविजुअल एफर्ट हो या कुछ साजिश हो, उसको पॉलिटिकल माइलेज के लिए नेतान्याहू भी इस्तेमाल करेगा, मोदी भी इस्तेमाल करेगा, दैट गोज विदाउट सेइंग। लेकिन एक और जो तौजी है उस पर ज़रा मैं आपका टेक चाहूँगा, और फिर डॉक्टर साहब का भी, कि ये जो अनरेस्ट इन द बैली ऑफ द बीस्ट है, ये जो इंसल्ट करते हैं अपनी आवाम की इंटेलिजेंस की, यानी ये जब जिस तरीके से झूठ बोलते हैं, इनकी जो पॉलिसीज़ हैं गज़ा के हवाले से, डोंट यू थिंक कि ये, चाहे इसके पीछे कोई लोग हों या ना हों, तंजीमें हों या ना हों, मगर ये जो इनकी पॉलिसीज़ हैं एट लार्ज गज़ा के हवाले से, पैलेस्टाइन के हवाले से, तो हम ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली, एंड इट माइट नॉट बी वेरी फार फेच्ड, कि ये अगर जो हमला हुआ है तो इसका भी गुनाह जो है वो नेतान्याहू है, या अमेरिकन जो ये कत्लेआम जारी रखते हैं, एंड देन पीपल वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इतना प्रेशर नहीं ले सकते, एंड दिस हैपन्स। हाउ मच क्रेडिबिलिटी यू लैंड टू दिस एक्सप्लेनेशन, साजिद हबीब साहब? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, अब जब गजा का मैसेकर चल रहा था, जो इवन सीज फायर के बाद अभी भी लो इंटेंसिटी पे ही सही लेकिन चल रहा है, आप देखिए कि इवन ऑस्ट्रेलिया में कितनी बड़ी बड़ी रैलीज हुई इसके अगेंस्ट, तो ये लोगों को इम्पैक्ट तो करता है। तो ये किया धरा आपने जैसे कहा, बिल्कुल ये अगर किसी का इंडिविजुअल है, जो मैं समझता हूँ, और शायद इस तरह के वाकयात और भी हो सकते हैं कि वो इतना मैसेकर देखते हैं, एक स्टेट जो कर रही है, जो इजरायली है, जो ज्यूइश है, तो वो फिर उसका इंतकाम वो इजराइल तो जा नहीं सकता, तो वो क्या करते हैं, वो फिर उनका डायस्पोरा जहां पे मिलता है वो इस तरह की हरकत करने की, एंड विच कैन नॉट बी कंडोन, जिसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते। माफी चाहता हूं कि वी कैन नॉट कंडोन इट, वी आर जस्ट ट्राइंग टू एनालाइज इट, एंड वी डू नॉट सपोर्ट सच एक्ट्स, रादर वी कंडेम इट। जी हबीब साहब। यस, इसका जिम्मेदारी जाती है उन्हीं के ऊपर, नेतन्याहू पे जाती है और उसको सपोर्ट करने वालों के ऊपर जाती है। अच्छा, एक और मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा, डॉक्टर साहब, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, ये कुछ कहा जा रहा है कि जो अफगानों के खिलाफ अब एक तस्वर बनाया जाता है, आई डोंट नो राइटली और रॉन्गली, कि बहुत से जो पिछले दिनों में वाकयात हुए इन अमेरिका में, और उसमें अफगान नेशनल थे और कुछ दाइश के साथ इसके डांडे जोड़े जा रहे हैं। तो क्या इज देयर एनी सजेशन या कोई ऐसी चीज़ इन दी ऑफिंग है कि भाई कोई दाइश के खिलाफ या इनके खिलाफ, या ये कोई ऐसा आइडेंटिफाइएबल फो या दुश्मन है जिसके लिए कोई हम फौजी कार्रवाई करें, या ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पे पॉइंट आउट करके इनकी सरकूबी की जा सकती है, या कोई ऐसी आलमी सतह पर तजवीज़ ज़ेर गौर है कि इनसे कैसे निपटा जाए? जनाब डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। जिस तरह हालात व वाक़यात पलट रहे हैं और जिस तरह अनफोल्ड हो रहे हैं, उसका वाहिद हल आगे जाके नजर यही आता है, जो मल्टी नेशनल लेवल पर, कि मल्टी नेशनल एक्शन करना पड़ जाएगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, 3-4 आपको इसके मैं दलील दे देता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि 3 अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम ने ये रिपोर्ट दी है कि अफगान सरजमीन पर 20 से ज़ायद दहशतगर्द ग्रुप पनप रहे हैं और उनको इजाज़त है वहाँ रहने की। हाल ही में मेरा एक बहुत ही
अहम शख्सियत सरकारी शख्सियत से गुफ्तगू हुई। 27,000 के करीब सीरिया से भी दहशतगर्द उनको बसा लिया गया है अफगानिस्तान में। 2 बातें हो गई। तीसरी बात है सिक्योरिटी काउंसिल का रेज़ोल्यूशन इस पे मौजूद है। चौथी बात कि यूएसए अमेरिका की इंटेलिजेंस ने कोई 3 माह कबल अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये दाइश या आईएसआईएस वहाँ अफ़गानिस्तान की वो अब इस काबिल हो गई है कि अमेरिका तक अपने वारदात कर सके या अपना एक्शन कर सके। अब इन तमाम चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो महसूस यही हो रहा है कि अफ़गानिस्तान, क्योंकि बायलैटरल हर किस्म की कोशिश कर ली गई, ट्राइलैटरल कोशिश कर ली गई, पाकिस्तान, ईरान, रशिया, अभी परसों की बात है, चाइना, ये सारे मिलके इससे पहले रशिया, चाइना, पाकिस्तान, तुर्की, ये सारे और फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज सारे मिलके इन्होंने कोशिशें कर ली, बायलैटरल, ट्राइलैटरल, क्वाड्रिलैटरल। तो अफगानिस्तान तालिबान मानते ही नहीं है कि उनके ज़मीन पर दहशतगर्द आबाद हैं। दुनिया के पास प्रूव आ गया है, तो उसका तो वाहिद हल वही बात है कि एक मल्टीलैटरल एफर्ट्स या एक्शन। अब मल्टीलैटरल एफर्ट में क्या हो सकता है? पहले ही उनके पास बहुत कम उनको इमदाद जा रही है, 40 मिलियन इमदाद रह गई है डॉलर की, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ एजेंसीज के थ्रू जा रही है, वो भी बंद हो जाएगी। और उसके अलावा भी अगर काम नहीं चलता है तो मल्टीलैटरल फोर्सेस, तो उसके अलावा तो दुनिया के पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। और पाकिस्तान के लिए कोई ये खुशखबरी नहीं है, पाकिस्तान के लिए तो ये एक नुकसानदेह बात है, क्योंकि जब अफगानिस्तान पे जब भी मल्टीलैटरल एक्शन होगा या पहले हुआ तो पाकिस्तान पर उसके डायरेक्ट मज़मरात आते हैं, या ईरान पर या बाकी दीगर, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पर, चाहे वो रिफ्यूजी की शक्ल में हो, चाहे वो तिजारत की शक्ल में हो, मईशत की शक्ल में हो, चाहे दहशतगर्दी की शक्ल में हो। तो इन तमाम सूरत हाल का अगर अहाता किया जाए तो एक लाइन में आपके सवाल का जवाब ये है, एक जुमले में, कि हाँ, मल्टीलैटरल एक्शन की तरफ ये हालात जा रहे हैं। Which will be very unfortunate, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। बहरहाल थोड़ा आगे बढ़ते हैं मियां साहब, आप की तरफ भी मैं आता हूँ। मैं एयर मार्शल साहब से सवाल करूंगा, काजी साहब जी कि एयर मार्शल साहब, क्या हम इसको इस तरह बात कर रहे थे कि क्या ये नफरत का जो है वो शाखसाना हो सकता है, जो कि गजा में इजराइल ने वहां पर जो है वो नस्लकुशी की है। लेकिन सर, इसको दूसरे एक एंगल से भी देखने की जरूरत है, क्योंकि पहलगाम का जो वाकया हुआ था वो भी इसी तरह का वाकया हुआ था और भारत का खुद वो किया धरा निकला था। और उसके बाद जितने भी वाकयात भारतीय दहशतगर्दी हुए हैं वो इसी तरह के हुए हैं। आप जाफर एक्सप्रेस का वाकया जो है वो देख लें, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी होती है उसके वाकयात को आपस में जोड़कर देख लें, तो ये उस तरह का ही वाकया है। क्या ऐसा लगता है कि जैसे ये मोसाद और रा की बिल्कुल एक प्लानिंग थी कि इस तरह का वाकया करके पाकिस्तान पर डाला जाए और पाकिस्तान पर डालकर जो है वो पूरी दुनिया में इसको नशर किया जाए ताकि पाकिस्तान की कामयाबियां जो हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाए? क्या इस एंगल से भी ऑस्ट्रेलियन हुकूमत को सोचना चाहिए कि कहीं ये जो है वो मोसाद और इस रा की कार्रवाई ना हो? मेरी ज़ाती राय में इस पहलू से सोचा जा सकता है और उनको देखना भी चाहिए, लेकिन मेरी ज़ाती राय में अगर मोसाद और रॉ ने ये इस तरह वाकई उनका हाथ हो तो फिर तो ऑस्ट्रेलियन हुकूमत को बिल्कुल इसके ऊपर करना चाहिए और उसको फिर उनको इसको कनेक्ट करना चाहिए जो कनाडा में हुआ, जो इन्होंने जो खालिस्तान मूवमेंट के सदर है अमेरिका में, उनको मारने की कोशिश की और अमेरिका ने बड़े क्लियरली कहा कि इंडियन एजेंसीज करने की कोशिश कर रही हैं। तो पॉसिबिलिटी तो इसकी हो सकती है, तो इसलिए मैं इसको रूल आउट नहीं करूंगा। अगरचे मैं समझता हूँ कि ये इंडिविजुअल राय है जिसमें वो इमोशनल एलिमेंट भी आ सकता है। बिल्कुल ठीक है एयर वाइस मार्शल साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा चूंकि वक्त कम है तो मैं एक बात पे और आपका टेक लेना चाहता हूँ। ये जो बरतानवी जरीदे ने आज, वैसे इट वाज अ फॉरगॉन कंक्लूजन, बट स्टिल वो जो उन्होंने नाम नंबर तक दे दिए उन राफेल के जो हमने गिराए हैं। व्हाट इज इसकी सिग्निफिकेंस क्या है जनाब साजिद हबीब साहब? इसकी सिग्निफिकेंस है, अब जो इंडियन जो डिनाइल कर रहे हैं बार बार, उनके मुंह के ऊपर एक और थप्पड़ है। इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ? ये नंबर जो है 01, 22, 23, 27, ये तो हम भी उनको दे चुके हैं, ये इवन अमेरिकन इनको दे चुके हैं कि ये नंबर है।
तो आई थिंक ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है हमारे ऊपर, जब से ये इंसिडेंट हुआ है कि भारत को हर थोड़े दिनों के बाद इंतहाई सुबकी का एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ता है। तो बहुत शुक्रिया। बताऊं कि इन्होंने इनमें से जी जी एक नंबर इन्होंने एक दूसरे जहाज पे पेंट करके दिखाने की कोशिश की, वो इनके अपने लोगों ने भांडा फोड़ दिया कि ये वो जहाज नहीं है, ये नंबर पेंट किया मेरे गया। ख्याल में साजिद हबीब साहब आज के ऐद में जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है, ये चीज़ें छुपाई नहीं जा सकती। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब, जनाब डॉक्टर जमील अहमद खान साहब साबिक सफ़ीर। नाजरीन, बात की हमने इस हवाले से कि ये क्या था और भारत और ऑस्ट्रेलिया और ये जो टेररिज्म की नई एक लहर आई है और कोई शख्स इस ग्लोब पे और फर्स्ट वर्ल्ड में ये अब शुरू हो गया है, जो कि बड़ा अफसोसनाक है। मगर शायद ये फिर उस कारपेट बम्बिंग का भी नतीजा हो जो वेस्ट ने इधर की थी। इस हवाले से भी हमने बात की, साजिश के कितने पहलू हैं उस पर भी हमने बात की। सो ऑल दीज फैक्टर्स नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन टू कोप विद दिस सिचुएशन। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो मैशत का क्या आलम है, सोने का क्या मामला है, डॉलर का क्या मामला है और इस पर इतनी सख्ती क्यों की जा रही है, वाई? तो ये इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा मियाँ साहब, ये हम देख रहे हैं कि जी अब सोने की ख़रीदारी में भी बड़ी सख्ती की जाएगी, डॉलर की ख़रीदारी में भी सख्ती की जाएगी। अच्छा, अब सवाल मेरा ये है, पहले तो आप हमें ये बता दीजिएगा वो सख्ती किस नौइयत की होगी, मगर सेकेंडली माई फंडामेंटल क्वेश्चन इज़ कि यार आपने कभी ये नहीं बताया कि 11 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी दुबई में किसने ख़रीदी? आपने जो बिलियंस ऑफ डॉलर की वारदात जो आईपीपीज में हो रही है उसको हाथ नहीं डालना। अब बच्चे का मैं जेवर बनवा रहा हूं तो पता करो, अभी आज उन्होंने कैंसिल किया नई वैल्यूएशन का जो आया था प्रॉपर्टी का हमने कुछ 4% लोग कमा लेते थे, कुछ 4 इंडस्ट्रियां चलती थी, वो भी हमने उसको भी हमने रोक लिया। इंडस्ट्री हम लगने नहीं देते क्योंकि हमारे आईपीपीज हैं, हम आईपीपीज लगाएंगे, इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं लगेगी। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इफेक्चुअली हो रही है, हर चेंबर ऑफ कॉमर्स पीट रहा है, रो रहा है। तो ये क्या पॉलिसी है इनकी? डॉलर फाड़ लो, सोना फाड़ लो और जो है इंडस्ट्री नहीं चलन देनी। व्हाट इज दिस पॉलिसी विच इज वेरी सेल्फ डिफीटिंग? मियाँ साहब, पहले तो ये हमें बताएं ना कि अब सोना हम नहीं खरीदते यार, हम जो है वो पित्तल के जेवर अपने बच्चों को पहना लेंगे। शायद 80% लोग तो वो भी नहीं पहना सकते इस मुल्क में, जिस तरह गुर्बत की लकीर से लोग रोज नीचे गिर रहे हैं। मियां साहब, साहब देखें, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग की जो इस्तिलाह है वो आई थी और उससे पता चला कि जो पैसे बाहर भेजे जाते हैं वो हवाला हुंडी से भेजे जाते हैं, या वो आपको याद होगा एक अदालती कार्रवाई में गुथली का जिक्र आया था कि वो गुथली में डाल के जो है वो ऊँटों पर पैसे जो है वो बाहर भेजे गए थे या ब्रीफ केसों में भेजे गए थे, जो एक बहुत मशहूर केस भी था पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो तजारती मनी लॉन्ड्रिंग भी होती है, उसमें सोना जो है वो बाकायदा तौर पर उससे मनी लॉन्ड्रिंग होती है। उससे जो है वो आपने पिछले दिनों पे एक स्कैंडल आया था सोलर पैनल्स का, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की गई और उसमें जो है वो अरबों खरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो हुई थी। और इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो दांतों के अंदर भी होती है। इसको रोकने के लिए अब सख्त तरीन कवानीन जो है वो मुतारफ कराए जा चुके हैं और कराए जा रहे हैं। अब सोना जो है कायद साहब, वो कहा जाता है कि जो हमारी वाइट इकॉनमी है उसकी मालियत का जो सोने की इंडस्ट्री तो नहीं कहूँगा, ये शोबा जो है पूरा, जो हमारे सोनार भाई हैं या बड़े बड़े ताजर हैं, उनके पास जो है वो ब्लैक मनी इसके हवाले इतने हुजम में है जो कि खरबों रुपए जो है वो आ सकते हैं। ये इसमें बहुत बड़ी स्मगलिंग भी होती है, दांतों की स्मगलिंग होती है। जब दांत जो है वो आप दूसरे मुल्कों में लेके जाते हैं तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग होती है, इसमें सोने में मनी लॉन्ड्रिंग होती है, इसमें टेरर फाइनेंसिंग जो है वो बहुत बड़ा एलिमेंट है। क्योंकि जो बलूचिस्तान के रास्ते या अफगानिस्तान के रास्ते पहले जो स्मगलिंग होती थी, ऑयल की स्मगलिंग होती थी, वो उसमें बड़ा हिस्सा जो है वो दहशतगर्द जो तंजीमें हैं उनको जाता था, फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख्वारिज को जाता था। अब ये है बाकायदा तौर पर इस पर कवानीन जो है मुतारफ कराए जा चुके हैं। इसमें यह होगा कि जो रेगुलेटरी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इस पर जो है वो कार्रवाई कर सकेंगे और जदीद तकाज़ों को जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा।
AI का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें यह भी देखा जाएगा कि जो रियल स्टेट और कौमी दाते हैं और इसमें जो ज्वेलर्स हैं और सियासी बासर लोग हैं उन पर नजर रखी जाएगी। जो जेवर खरीदने वाले हैं आम शहरी, मियां साहब मैं एक सवाल और करता हूं आपसे, उसमें नहीं आएंगे, एक सवाल आपसे, वो आएंगे जो बड़े बड़े ताजर हैं, वो जो जाहिर नहीं करते। हम एक काजी साहब, अगर आप सोना लेके किसी भी ज्वेलर के पास जाएं, वो आपको रसीद नहीं देगा, वो कच्ची पर्ची देगा। मियां साहब छोड़ें इस बात, मुझे एक सवाल का जवाब दें। आप कब से रिपोर्ट कर रहे हैं? एक 30 लाख लोगों की लिस्ट थी जनाब इसहाक डार साहब के पास कि जी इनके ट्रैवल हैं, इनके ये है वो है। और फिर आपको पता है कि एक और जो एक कानून था डबल टैक्सेशन का स्विट्जरलैंड में, वो जाके फौरन ठीक कराया ऐसी कि किधरे काला धन फड़या ना जाए। या डॉक्टर इकरामुल हक साहब ने इस हवाले से हमें एनलाइटन किया था। सवाल ये है कि अगर रियासत काले धन को पकड़ना चाहे, और फिर एक और मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर 4.61 ऑफ द GDP अकॉर्डिंग टू IMF वो सरकारी ठेकों में से खाया जाता है, अल जजीरा में ये छपी है, वो 158 कितने सफ़ों की रिपोर्ट थी, उसमें पढ़ लें, उसको हाथ नहीं लगाया, टच नहीं किया। ये जो 2 नंबर जो पेमेंटें होती रही, जिस पे एक बहुत ही एक नेक और परहेजगार हमारे सेक्रेटरी को इस्तीफा देना पड़ा, ये छोड़ दिया जिन्होंने नाजायज पेमेंट, क्या नाम था अभी मुझे याद आ जाता भले। बात यह है कि हम रोज एक नई स्कीम बनाते हैं, मगर हम जब अपने गले में तो बेल नहीं डालेंगे ना। आई विल नॉट बेल माई सेल्फ। ये जो इशराफिया है, जो ये इतना 4.61 पता है 15-16 बिलियन डॉलर बनता है। UNDP के मुताबिक 15 से 22 अरब डॉलर बनता है जो इनकी सब्सिडीज हैं। अपने आप को हाथ नहीं लगाते। अब ये कानून है, ये कैसे, इसमें क्या निकल आएगी? 340 बिलियन डॉलर की हमारी है इस वक्त GDP, ये सोने में से निकाल लेंगे? ऐसी मतलब माशाल्लाह ऐसे सूरमा है हमारे पास मियां साहब। लेकिन काजी साहब देखें, जो सोना है, हम सोने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सोना जो है वो आप देखें कि कितना जाली बिक रहा है। लोगों को बहुत ज्यादा धोखा जो है वो दही हो रही है। और यहाँ पर जो है सोने की कई किस्में हैं, कोई अमेरिकन सोना है, चाइनीज सोना है, वो यूरोपीय सोना है, सऊदी अरब का सोना है, फलां का सोना है, मुख्तलिफ कैरेट्स का सोना है। ये सारे के सारे लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, जिसके लिए हुकूमत ने बाकायदा तौर पर कवानीन बना दिए हैं कि अब सोना जो है वो सोना ही बिकेगा, और जो सोना बेचता है वो बाकायदा तौर पर टैक्स देगा और उसमें रूल्स और रेगुलेशन के साथ जो है वो कारोबार करेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो लोग पकड़े जाएंगे। जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं काजी साहब, तो जो प्रॉपर्टी का नोटिफिकेशन हुआ था, जो वैल्यूएशन हुई थी, उसमें आपने देखा कि जो F6 की प्रॉपर्टी है वो 6 लाख से 12 लाख फी स्क्वायर यार्ड का उसका जो है रेट रखा गया था। और जो आप G7 की प्रॉपर्टी है या दीगर जो सेक्टर्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है उनका भी जो रेट है वो अनबैलेंस था। अब इतनी महंगी प्रॉपर्टी और इतना महंगा, वो तो मुझे लगता है कि किसी मिली भगत से हुआ था जिसको पकड़ा गया है। अब वो नोटिफिकेशन जो है वो कैंसिल हो गया है। अब जो घर जो है वो 1-1 अरब का बिकता है F6 में, वो अब 1 अरब का, 2 अरब का, 1.5 अरब का नहीं बिकेगा। अब वो घर जो है वो करोड़ों में, चंद करोड़ों में बिकेगा, क्योंकि जो प्रॉपर्टी की कीमत है वो इतनी नहीं है कि न्यूयॉर्क से ज्यादा जो है प्रॉपर्टी की कीमत इस्लामाबाद के अंदर है। अब यहां पर जितनी प्रॉपर्टी की कीमत इतनी होशरुबा हो चुकी है, साहब ये मुझे बताएं, कवानीन सब नाफज हो चुके हैं, बाकायदा हार्ड स्टेट में अपना रुख चेंज भी तो करना है ना। वो अब हार्ड स्टेट जो है वो अपना रुख तब्दील कर रही है। मियां साहब मुझे एक बात बताएं, चले मैं आपसे एक ज़िम्नन एक बीच में से ना मैं जरा थोड़ा हट के सवाल कर देता हूं, एक ऑफ बीट सवाल कर देता हूं, बेसुरा कह लें, सुर से हट के कर देता हूं। आपने स्टोरी दी थी कि वो एक सियालकोट में बंदा पकड़ा गया था, उसको पता चला जो वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में था और प्रॉपर्टी के हवाले से अरबों बिलियन की कहानी सामने आई थी, और फिर वो एक दिन गायब हो गया, फिर जाहिर हो गया। क्या बना उसका, जरा हल्का सा बता दें ताकि हमें जो इनकी एफिकेसी है, जो इनकी इकबाल संघेड़ा साहब जो है ना, वो एक बहुत बड़ी एक मिस्ट्री है। इकबाल संघेड़ा साहब बहुत बड़ी एक खबर है, वो मुस्तकबिल में सामने आने वाली है, और उसके गिर्द जो है वो उसके वो क्या कहते हैं जद में, उस स्टोरी के जद में बहुत से लोग आएंगे। और मैं आपको बताऊं सर, जो हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, लाहौर के अंदर 10 मरले का घर जो है वो अब 3 करोड़ से ज्यादा का नहीं होगा, और ये बाकायदा तौर पर फैसला हो चुका है। इस्लामाबाद के अंदर भी जो घर 6 करोड़ का था वो 3 करोड़ का होगा, वो 2 करोड़ का होगा, वो 1.5 करोड़ का होगा। अब वो घर जो है वो 6 करोड़ का, 12 करोड़ का दाम जो है वो 50 करोड़ का, 1 अरब का घर जो है वो नहीं बिकेंगे, क्योंकि लोग मियां साहब जो है इस मद में भी बहुत सारी करप्शन हो रही है। मियां साहब ब्रेक है। आज तक तो ये आज था, क्यों कि अरबों के घर तो इनके अपने हैं, ये अपने अरबों के घर को 5 करोड़ का ले आएंगे? नो,
इसलिए भारत बड़ी बात है। अगर ये कोई इनकलाब आना लगा है या कोई बोल्शेविक इनकलाब होने वाला है तो मैं सबसे पहले इसे वेलकम कहूँगा। बट आर हिस्ट्री इज़ वेरी ब्लीक इन एज पर ये भारत। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात करते हैं कि जो सियासी एक टग ऑफ वार है, खींचातानी हो रही है, ये क्या है और कोई एक तरफ से तो ठंडी हवा है। भारत बात करते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मियां साहब, अब ज़रा कोई सियासत की बात कर लें। वहाँ पर तो टग ऑफ वार जो है और जो कन्फ्रंटेशन है बढ़ती चली जा रही है। पिछले दिनों एक जलसा हुआ, वहाँ भी कोई ख़ास खुशगवार ज़बान इस्तेमाल नहीं की गई और दूसरी तरफ से तो खैर जो सरकार है वो भी, उसके लिए तो मैं समझता हूँ ये एक नेमत है, नेमत गैर मुतरकबा कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक कर दीजिएगा उर्दू के बाज़ औक़ात, क्योंकि ज़ाहिरा और तो सारा टाइम हम यही लगे रहते हैं और ये बाकी इश्यूज़ जो हैं माशाल्लाह उसकी तरफ हमें टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन ये अब जो एक दोनों तरफ से एक्सट्रीम पोजीशन ली जा रही हैं, अगर हम देखें तो इसमें अब क्या कहानी जो है वो स्टेल मेट है और स्टेल मेट ही रहेगा फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। मियाँ साहब साहब, इसको दोनों तरफ से, दोनों जानिब से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि रियासत इज रियासत और रियासत इज सुप्रीम। और दूसरी जानिब जो है वो एक पार्टी है जो कि गालम गलोच जो है वो देती है। मियां साहब मैं कह रहा हूँ हुकूमत तो रियासत नहीं है ना, हुकूमत तो रियासत नहीं है, वो तो हुकूमत है, उसे आना है और चले जाना है। रियासत रहेगी बिल्कुल। तो काजी साहब देखें, असल में गालियां जो है वो तो रियासत को पड़ रही है ना, हुकूमत को जो है वो तो गालियां नहीं पड़ रही, गालियां रियासत को पड़ रही हैं। आपने देखा कि जो जलसे हुए केपीके में, उसमें गालियां किसको गालम गलोच की गई और वो ऐसी की तैसी किसको कहा गया, रियासत को कहा गया। और जब ऐसी बात करेंगे तो फिर कौन सा मुलाकातों का दिन, आज मंगल का दिन था और मंगल का दिन गुजर गया, मुलाकातें नहीं होनी काजी साहब। और मुलाकातों के लिए फैसला किया गया है कि बानी पीटीआई से कोई मुलाकात नहीं होगी, ये हुकूमत भी कह चुकी है और बाकायदा तौर पर यह फैसला भी हो चुका है। अब सिर्फ मुलाकात की हद तक नहीं है कि मुलाकात नहीं होनी, बल्कि यहां इस हद तक है कि जो रियासत के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ और मुल्क की सलामती के खिलाफ बयानियां बनाने की कोशिश करेगा, बयान देगा, उसको रीट्वीट करेगा, जो भारतीय बयानिए को जो है वो आगे फैलाएगा, जब किसी जगह पर जो है वो कोई वाकया होगा और पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की जाएगी उसकी हिमायत करेगा, उनके खिलाफ जो है वो हार्ड स्टेट जो है वो आहनी जो है वो दीवार बन के जो है वो सामने खड़ी होगी। और बाकायदा तौर पर ये मामला जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया गया है। तलाल चौधरी साहब ने चंद दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने वो ट्वीट्स दिखाए और वो रीट्वीट्स जो किए गए वो भी दिखाए और वो ट्रेंड भी दिखाए जो कि मुल्क की सलामती के खिलाफ बनाए गए थे और मुल्क दुश्मनी पर मबनी थे। इन सबको जो है वो बाकायदा तौर पर पकड़ा जाएगा और ये कोई उसमें अबहम नहीं रखा जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। जो भी मुल्क की सलामती के खिलाफ होगा, जहां से भी कर रहा होगा, उसको जो है वो बाकायदा कटहरे में भी खड़ा होना पड़ेगा। उसको इंसाफ का तकाजा जो है वो यही है कि हार्ड स्टेट जो है फैसला कर लिया है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ये होने जा रही है। दूसरा देखें, कहा यह जाता है कि फलां को एयरपोर्ट पे रोक लिया गया, जनरल बाजवा जो है वो फरार हो गए, ये भी कहा जाता है कि उनको जाने नहीं दिया गया। एक मिनट सर, ये भी कहा जाता है कि फलां जो है वो वहां पर जो है वो दो ग्रुप बन गए हैं। ये सारे का सारा बयानिया अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि इसमें अब एहतसाब तो होने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं का हिसाब, इसमें जजेस का भी एहतसाब होने जा रहा है, इसमें जो है वो अब सियासतदानों का भी एहतसाब होने जा रहा है, मीडिया के वो लोग जो बयानिया में मुलव्वस थे या हैं उनका भी एहतसाब होने जा रहा है। मियां साहब बात ये है, देखिए मैं अभी देख रहा था कि भाई गवर्नमेंट, मैं तो हम अनपढ़ लोग हैं भाई, मगर तारीफ क्या है कि गवर्नमेंट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द स्टेट। ये तो एक बात है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेट, लेकिन स्टेट एक ब्रॉडर सेंस में आती है, इसमें पॉपुलेशन आ जाती है, टेरिटरी आ जाती है, सॉवरेनिटी आ जाती है। मगर सवाल मियां साहब ये है, मेरे अपोजिशन के तो पल्ले कख नहीं है, कोई नज़रिया नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई कख नहीं है, तो गवर्नमेंट के पास क्या है? कोई क्रेडिबिलिटी है? आज की हमारी जो गवर्नमेंट है इसके पास कौन सी क्रेडिबिलिटी है? अभी रिपोर्ट जो वो निकाल के देख लें, जो यूरोपियन यूनियन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट की मैं बात नहीं कर रहा, मैं रियासती इदारों की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं रियासती इदारों को गालियां निकाली जाती है, मैं इदारों की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जहां पे हम पीटीआई में रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहे हैं, वो अपना माल भी तो देखो, जिस तरह हमारे पंजाबी में कहते हैं। मेरा मतलब है कि इनमें कोई जान हो, ये कोई डिलीवर कर सकें, ये मईशत को बेहतर कर सकें, अवाम को जो है वो अपने साथ जोड़ सकें। यहाँ पे क्या हो रहा है?
IMF आके कहता है यार 5.1 ट्रिलियन जो है ये खादा पीता जाता है। तो फिर बात यह है कि इनकी क्रेडिबिलिटी भी पैदा करें, उनको उनकी सरकूबी करें जो इस मुल्क के असासों को नुकसान पहुंचाते हैं या उनकी जो सिंबल्स हैं उन पर अगर कोई तौहीन की करता है तो हम कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। मगर इधर भी तो देखें कायद साहब, ये सब कुछ होने जा रहा है। डायरेक्ट जो आप बात कर रहे हैं ना सर, जो आप बात कर रहे हैं IMF की जो बात की जा रही है, जो IMF ने पॉइंट आउट किया है वो उसके भी ट्रीटमेंट होने जा रहा है, और वो भी ट्रीटमेंट होने जा रहा है। जो 53 अरब रुपए की जो है वो करप्शन हुई उसका भी जो है वो एहतसाब होने जा रहा है। नैब के साबिक जो चेयरमैन हैं उनको बकायदा उनका ऑडिट और उनका एहतसाब होने जा रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस हैं उनका बकायदा तौर पर उनको बुलाया जाएगा, उनका एहतसाब होने जा रहा है। और यहां पर जो ब्यूरोक्रेट्स थे नैब के उनको बकायदा उनका एहतसाब होने जा रहा है। ऐसे सियासतदानों का जो उसमें भी मुलव्वस थे, जो 2014 से लेकर अब तक जितने भी सियासतदान थे जो जिस में मुलव्वस था उनका बकायदा एहतसाब होने जा रहा है। यहां पर यह बताया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो काला धन है वो कई 100 खरब रुपया है, उसको वापस आएगा। 11,000 अरब रुपया वापस आएगा। सर आपने एक वादा किया था मुझसे, बल्कि किया हुआ है, वो ये है कि मैंने आपको एक खबर भेजी थी कि कौन कौन से लोग इस वक्त पावर सेक्टर में इतने 15-15 साल से बैठे। मैंने नाम भी भेजे थे उनके आपको, और आपने कहा जी ये दुरुस्त है मगर इस पर हम बात करेंगे। मियां साहब, जिस दिन IPPs के मालकान की लिस्ट छप गई और पता चला कि इनका कोई नेक्सस इस मुल्क की सियासत से, पार्टियों से, लीडरशिप से या हुकूमत से था, तो हम समझेंगे कि वाकई आज करप्शन का गला जो है किसी ने दबोच लिया है। काजी साहब, आज वजीर तवानाई अवैस लगारी साहब के पास था, आज उनके साथ छोटी सी मीटिंग हुई, तो वो कह रहे थे कि ये बाकायदा तौर पर जो पावर सेक्टर की ट्यूनिंग है वो हमने शुरू कर दी है और इसका ऑडिट, फोरेंसिक ऑडिट इसका झटका करना पड़ेगा। कह रहे थे कि हमने पावर सेक्टर का जो है वो लाइन लॉसेस भी कम करने हैं, चोरी भी कम करनी है, कैपेसिटी पेमेंट भी कम करनी है, और मेरा ये टास्क है। वो कह रहे थे कि मैं टास्क पूरा करके जाऊंगा। दूसरा जो मैं बात कर रहा था, जो आपने बात की सर, कि पावर सेक्टर की और बायल सेक्टर की जो गिद्धे हैं उन पर स्टोरी हम करेंगे, जरूर करेंगे। और वो स्टोरी मैं कल इंशाल्लाह पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स से दूंगा कि कौन कितने सालों से बैठा हुआ है। साहब, वो उन्होंने हर किसी को कैम सेट रखा हुआ है, ये मैं आपको बात बताऊं। और ये ट्यूनिंग नहीं, जब तक ये झटका ना हुआ तो आपकी मैशत का झटका हो रहा है। झटका समझते हैं ना आप, हम मुसलमान तो झटका नहीं करते ना, हम तो जबिया करते हैं। बहरहाल ये जब तक इनको हाथ नहीं डलता तो उस वक्त तक इकबाल संघेड़ों को सत्य खैरा ने एक इजाज़त दीजिए आज के शो से, और कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।